हेलो फ्रेंड्स, RST एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। जिस कैंडिडेट को अपना हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है और रिवीजन करना है, उनके लिए परफेक्ट किताब है किसका, घटना चक्र का पूर्णावलोकन। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, उससे संबंधित चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस दिया जाता है, जो कि मैं इस सीरीज़ के माध्यम से ख़त्म करवाने वाली हूँ। जिसे भी अपना हिस्ट्री को रिवीजन करना है, तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे सीरीज के साथ जुड़े और इसका फ़ायदा उठाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकवेत्ता। अगर आप लोग को ये क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कि अगले दिन से मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगी उसे थोड़े और क्लीन करने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग इसका कंप्लेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ये नेक्स्ट दिन से सुधार करने की कोशिश करूंगी। पहला आज क्वेश्चन देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकवेत्ता, ये दोनों थे। अगर डिस्क्रिप्टिव भी देखना है तो देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकवेत्ता थे। मतलब किसके अकॉर्डिंग? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 ईसा में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। मतलब कि पाषाणकालीन का जो सर्वेक्षण है वो कब शुरुआत किया था? 1863 में इन्होंने शुरुआत किया था। इसके अकॉर्डिंग भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकवेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये किसके द्वारा किया गया था? थॉमसन के द्वारा किया गया था। कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ स्थित? ये डेनमार्क में स्थित है। तो डिस्क्राइब में देखिए, डेनमार्क में कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से लेकर 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जॉर्गनसन थॉमस ने किया था। यद्यपि थॉमस ने 1836 में ही इसके वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। मतलब कि 1836 में ही इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय में जितनी भी वस्तुएं थी उन्हें विभाजित या क्लासिफिकेशन किए थे कोपेनहेगन संग्रहालय में थॉमसन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन कहाँ से शुरुआत हुआ था कि अब हमें पशु पालना चाहिए? इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल की दो जगह में बहुत ज़्यादा पशुपालन का साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलता है। पहला था आदमगढ़ और दूसरा था बागोर। आदमगढ़ में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। पशुपालन का कहाँ से साक्ष्य मिला था? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण हमें मदहा से प्राप्त हुए हैं और सराय नहार राय से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों जगहों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मदहा से अधिक मात्रा में और सराय नहार से बहुत कम मात्रा में हम लोग को हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आंसर सही है, लेकिन जहाँ ज़्यादा और कम के बारे में बात करेगा तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मदहा में ज़्यादा और सराय नहार राय से कम हम लोग को हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहार राय से और मदहा से प्राप्त हुए हैं।
एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो हमारे दमदमा से निकले हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 लोगों का ये कब्र में कंकाल निकला है। अगर हम लोग टोटल बारे में बात करें तो टोटल 41 मानव समाधान मिले हैं, लेकिन उसमें से 5 जो समाधान है यो युग्म है, मतलब कि पेयर में था। और जो 3 था, 3 मानव कंकाल एक समाधान से मिला, बाकी शेष जो है एकल एकल, मतलब कि एक एक कंकाल मिले हैं उस जगह से। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। अगर हम लोग खाद्यान्नों की कृषि के बारे में बात करें तो ये नवपाषाण काल से शुरुआत हुआ था। खाद्यान्नों के उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह स्थान है जहां मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। सबसे पहले कृषि कर्म से इसी समय परिचित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य अगर भारत में रहेगा तब इसको मारना है, नर्मदा घाटी से मिले हैं। और नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है। और अगर जगह के बारे में बात करूं तो या तो हथनौरा कह सकते हैं और अभी का नाम होशंगाबाद है, नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज पुरातात्विकवेत्ता अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किए थे? तो सबसे पहले जौ का प्रयोग किए थे। आधुनिक मानव समाज द्वारा मनुष्य प्रमुख रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया था। पहला जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई इत्यादि। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घासों के रूप में विद्यमान थे, जिसके बीजों को निकाला गया और उगाया गया, और ये अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्र में किया गया था। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो जौ जो है 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्वी कहाँ से निकला था? ईरान के मध्य में स्थित एशिया के क्षेत्र में निकला था। और अगर बाद में देखा जाए तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उसी जगह पे उगाया जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। इसका हम लोग आपको बता देते हैं कि इसमें इसका डिस्क्रिप्टिव में लिखा क्या है। अगर ऑप्शन में लोहरा देव ना रहे तो आप लोग को क्या टिक लगाना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ जाएगा। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें लोहरा देव लिखा ही नहीं है। तो लोहरा देव नहीं लिखा है तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मेहरगढ़। अगर लोहरा देव नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या मारना है? मेहरगढ़, क्योंकि ये नवीनतम साक्ष्य के अनुसार हम लोग लोहरा देव मारते हैं। अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग मेहरगढ़ मारेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? एकदम डायरेक्शन के साथ पूछ रहा है ये कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी में हमारा भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा देश स्थित है? पाकिस्तान स्थित है। तो पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र में हम लोग को खेती का शुरुआत हुआ था? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण मिले हैं। अगर स्थानीय जीवन के बारे में बात करूं कि मनुष्य कहां से स्थानीय जीवन जीना शुरुआत किया था, तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद में सोचिए कि जब मेहरगढ़ से हम लोग का कृषि का साक्ष्य मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, तो ऑब्वियसली सा बात है कि जब
हम लोग अस्थाई नहीं रहेंगे तो कृषि मतलब कि खेत को हम लोग कैसे देख पाएंगे, देखभाल कैसे कर पाएंगे। उसके लिए तो मानव को अस्थाई जीवन जीना ही पड़ेगा। तो मेहरगढ़ से भी ये प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी, बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ और बागोर, जैसे कि हम लोग पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसको चोलकालिथिक युग कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग या तो कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब सोचिए कितना लंबा समय काल चला था कि हम लोग को पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष एक ही जगह से प्राप्त हो जाएगा। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। और नौदा टोली आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। जहाँ यह कैसा स्थल है? तो यह उत्खनित किया गया था। तो ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है नौदा टोली। नेक्स्ट, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को किस प्रकार दफनाया गया था उसके द्वारा हम लोग बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किए थे। नेक्स्ट, अब बृहद पाषाण स्मारक मतलब कि काल को ही मेगालिथ भी कहा जाता है। राह का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए हम लोग कौन सा, मृतकों का टीला तो मेहरगढ़ को कहते हैं, लेकिन राख का टीला अगर बारे में बात करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगन कुल्लू। संगन कुल्लू नामक स्थान से राख का टीला प्राप्त हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगन कुल्लू, जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेना में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे चित्र देखने को मिलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रायसीना जिला में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया कि कहाँ स्थित है, रायसेना जिला में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसीना में स्थित है। 27 क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र आपको देखने को मिलेंगे। गैरिक मृत्यभांड का नामकरण हुआ था। कहाँ से नामकरण इसका गैरिक मृत्यभांड पात्र पड़ा? हस्तिनापुर। सबसे ज्यादा हस्तिनापुर में हम लोग को गैरिक मृत्यभांड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया करते थे। तो वो दफनाते थे तो किस डायरेक्शन में दफनाते थे? जो आज दफनाते हैं किसी भी आदमी का, जिस डायरेक्शन में अभी भी बॉडी रखते हैं उसी डायरेक्शन में पहले भी रखते थे, उत्तर और दक्षिण की ओर रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब्र के अंदर कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट, मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल को भी सावधान
से प्राप्त हुए, मतलब कि मानव और कुत्ते को एक साथ ही दफना दिया गया। किस स्थान पर? तो ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और यहीं से हम लोग को गर्तावास भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से ही मिला है। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? बुर्ज होम से ही प्राप्त होता है। 33 क्वेश्चंस। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? किस शिलाश्रय से बहुत ज्यादा कंकाल देखने को मिले हैं? तो लेख हिया से मिला है। लेख हिया से मिला है। J.H. पांडेय की पुस्तक पुरातात्विक परामर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेख हिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल के प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में मिले हैं। मतलब कुल मिला के बात करूँ तो लेख हिया से बहुत ज़्यादा कंकाल देखने को मिले हैं, मानव कंकाल देखने को मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? मतलब कि किसके अंतर्गत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि 1814 से लेकर 1893 ईसा तक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में स्थित है और इसका नाम बदलकर अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।